एबीसी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कैलाश शांगर, सीएसआई नेट क्वालिफाइड और 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं आप सभी लोगों के बीच में उत्तराखंड लेक्चरर फिजिक्स के लिए ऑनलाइन बैचेज, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में और लाइव बैचेज भी अवेलेबल है। इस जो हमारा बैच है, जो हमारा ऐप है, वो आपके पास गूगल प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड एबीसी एकेडमी ऐप, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। स्टोर में जाइए, आपको एक बैच बना दिखेगा। वहां पर बहुत सारी मैंने फ्री स्लाइड प्रोवाइड कराई है। वहां से आप एक डेमो क्लासेस का या एक क्लास का फ्रेमवर्क आपको पता चल सकता है कि फ्रेम कैसा होगा या उसके लेक्चर कैसे कैसे हो रहे हैं। कोई भी डाउट हो, एनी इंक्वायरी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको कुछ पुराने स्टूडेंट का, लास्ट ईयर स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ, उनकी इंटरव्यूज यानी कुछ वीडियोस अपलोड की गई है और कुछ क्लासेस और वीडियो लेक्चर भी अपलोड किए गए। तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए कैलाश शांगर, वहां पर आपके पास यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। आप उसको जाइए, सब्सक्राइब करिए और उसमें जितना भी फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप की क्लासेस हो रही है। और हम लोगों ने जैसे आपको प्रीवियसली 2 वीडियोस आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जो कि यूकेपीएससी द्वारा जो लेक्चरर मेंस फिजिक्स का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें और भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आए हैं, तो उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ विथ फुल एक्सप्लेनेशन, विथ कंसेप्ट के साथ, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग विथ कंसेप्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल है रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्म में, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L is not negligible in comparison of radius of earth, what will be time period of the simple pendulum? First option, t equal to 2 pi under root g re g 1 plus re by L. Second option, t equal to 2 pi under root L by g. Third equal to 2 second and fourth equal to 0 second. हिंदी में भी एक बार बता देता हूँ कि अगर किसी सरल लोलक की जो लंबाई है L वो नेग्लेजिबल हो, यानी नगण्य ना हो, नॉट नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ, पृथ्वी की त्रिज्या के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल ना हो, तो व्हाट विल बी टाइम पीरियड? तो जो समय आवर्तकाल होगा उस सरल लोलक का, सिंपल पेंडुलम का, वो क्या होगा? इंग्लिश में सार भी समझ लीजिए कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नॉट नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल नहीं है अर्थ के कंपेरिजन। तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? तो सिंपली जब हम देखेंगे, सिंपल पेंडुलम है जिसके पास लेंथ एल हो और रेडियस आर, अर्थ की जो रेडियस है वो आर ही है, और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई 1/g 1/L प्लस 1/RE, 1/LE। जब भी आपके पास अर्थ के कंपैरिजन में, तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? जी इज, देखिए जनरली क्या होता है, टाइम पीरियड कितना होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो है आपके अर्थ के कंपैरिजन में, यानी इफेक्टिव लेंथ जब हो, तब आपके पास क्या 1/g कितना हो जाएगा? 1/L प्लस 1/RE। RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ, L इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की लंबाई है। ठीक है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, एलसीएम लेंगे दोनों का। एल देखिए, आर ई से, या आप क्या कर सकते हैं, एक काम करिए, आर ई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आर ई कॉमन लेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, 1 प्लस RE/L, यही बी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नोट करें, अगर हम बारे जनरली जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जी इज ए, सॉरी, एल इज ए लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी इज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका सही राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, द टाइम पीरियड विल बी। अगर क्या हो जाए कि जो जो इफेक्टिव लेंथ है सिंपल पेंडुलम का, वो अगर रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाए,
तो क्या कितना टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ फ्यूचर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी आपको करा रहे हैं। तो सिंपल ही बात है, अभी हमने पढ़ा कि कोई सिंपल पेंडुलम है, तो उसके पास अगर इफेक्टिव लेंथ की बात करें हम, ठीक है, तो ये ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं हम फॉर्मूला प्रीवियस स्लाइड में। वन अपॉन अंडर रूट 1/g 1/l प्लस 1/re। यहाँ से हमने आर ई का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर ई, देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो आर ई से आर ई कैंसिल, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आर ई बाई एल। तो ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, आर ई से यहाँ मल्टीप्लाई किया, आर ई से डिवाइड किया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको शो भी करा सकता हूँ कि अगर आप कहे तो हम आपको शो करा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे। सिंपल सा हमने क्या किया, आर ई से ऊपर मल्टीप्लाई किया, आर ई से नीचे, रूट के अंदर है, ठीक है, रूट के अंदर है। तो ये जब आपने एलसीएम लिया तो ये आर ई अंदर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सिंपली आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर एक कंडीशन बोला कि नेक्स्ट बोला कि इफ आर ई, अगर आपके पास क्या हो जाए, अगर इफ जो है आर ई जो है एल के इक्वल हो जाए, ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपके पास, देन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। सिंपली बात है, यहाँ पर एल की जगह कितना आ जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पर एल की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, आर ई आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर ए, ठीक है, ये कितना आर ई अपॉन 2g, ठीक है, आर ई से आर ई कटे 1+1, तो आर ई बाई 2g। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है, दिख रहा है क्लियर, दिख रहा नहीं दिख रहा है इधर। चलिए अब दिख रहा है आपके पास, इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनफाइनाइट द इट्स टाइम पीरियड विल बी, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास जो इफेक्टिव लेंथ है आपकी, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ है सिंपल पेंडुलम की वो इन्फिनिटी है, जो एल की वैल्यू है वो क्या है, इन्फिनिटी है। बता रखे हैं कि बताइए टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, टाइम पीरियड कितना होगा। सिंपल ही बात है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सिंपल पेंडुलम है आपके पास, तो आइडियल सिंपल पेंडुलम स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये टाइम पीरियड ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आपके पास ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, पीछे भी प्लस पढ़ चुके हैं हम, 1/, सो आर ई जी 1+RE/L। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर एल बहुत बड़ा है आर ई से, रेडियस ऑफ अर्थ से, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन कितना, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है, तो अब क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए, अगर आर ई बड़ा है, एल बहुत बड़ा है, तो अगर मैं यहाँ पर रख इनफाइनाइट रख दूं एल की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 1/∞ कितना होता है, 1 ∞ 0, तो 1/0 तो कितना हो जाएगा, सिर्फ जी ही हो जाएगा, 2 पाई, कितना, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। आर इज ए रेडियस ऑफ अर्थ थी, आर लिखा है रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू इतनी है 6400 किलोमीटर, आप बोलते भी है 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर के लिए क्या है, केजी के लिए 10⁻³ रख दिया हमने, ठीक है, और जी की वैल्यू इतनी, जब दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आप इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर इसके बाद मिल जाएगा, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5074.99 सेकेंड। सेकेंड को हम किस में, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपके पास मिनट में भी है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि आपके पास डिवाइड बाई 6, सेकेंड को मिनट में बदलेंगे, डिवाइड बाई 60, देन आपके पास मिनट में आंसर आ जाएगा 84.5, ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा आराम से करते हैं, सर बहुत ज्यादा हो रहा है। इफ सम ऑफ, लिखा है यहाँ पर कि इफ द सम ऑफ 3 वेक्टर्स शो इन फिगर, जो फिगर में दिए गए हैं ए बी सी करके,
ठीक है, जीरो है उनका सम। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी, ओसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में आया। ए ऑप्शन है 10 मीटर, बी ऑप्शन है 5√5 मीटर, सी ऑप्शन है 5√2 मीटर एंड डी ऑप्शन है 5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हम जानते हैं कि आपके पास यहाँ पर समझिए कि ओ और ए, ओ ए की बात करें तो ये किस कि ये ऊपर ओ ए की बात करें हम, ओ ये है, ए है। अब देखो ये ऊपर होता तो प्लस जे लिखता मैं यहाँ पे, अगर ये ऊपर होता तो मैं प्लस जे लिखता। ठीक है, पर ये नीचे है 5 मीटर, तो कितना लिखूंगा मैं? 5 तो इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किधर है? नीचे, माइनस जे की तरफ। फाइन। ओ बी की बात करते तो ओ बी कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ओ बी देख लीजिए जरा। ओ बी, ओ बी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन किधर है? आई डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ओ बी और ओ ए क्लियर हो गए। आगे देखते हैं हम ओ सी। ओ सी देखिए, अगर इधर होता ओ सी, ये किस में होता है? माइनस एक्स में होता और ये प्लस वाई में होता, पर ये बीच में कोई एंगल बना रहा है, तो ये क्या कंपोनेंट हो जाएगा? ओ सी। जो ये ओ सी है ये कॉस कितना हो जाएगा? 45। ये माइनस आई है, इसके साथ 45 बना रहा आई के साथ, प्लस ओ सी साइन, ये क्या हो जाएगा? ये कॉस का कंपोनेंट हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा। एंगल क्या? 45। ये ऊपर की ओर माइनस प्लस जे होगा और इधर कितना है? माइनस आई। देखिए आई तो इधर है तो माइनस आई आपके पास इधर हो जाएगा, तो ये ओसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ से इसकी कॉस 45 की वैल्यू रख देता हूँ तो 1/√2, तो माइनस इसका साइन है माइनस ओ सी बाई अंडर रूट 2 आई प्लस ओ सी 1/√2 जे, जे आपके पास डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो ओ सी वैक्टर ये आ गया। अब देखिए, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इन फिगर इज जीरो, अगर तीनों का तो क्या है, तीनों को जोड़ दें हम, तभी तो इनका सम जीरो है। तो मैंने कर दिया कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है जब तीन वेक्टर जुड़ते हैं तो आपके पास आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ, दो ही है यहाँ पर, आई और जे। तो आई के साथ ये जुड़ जाएगा, ये दोनों ओ बी प्लस ओ सी। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप देखूँ, ओ बी माइनस ओ सी बाई √2, ये ओ बी ए आई कैप बाहर आ जाएगा, प्लस -5 प्लस ये वाला ओ सी बाई √2 जे कैप इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जीरो इज नॉट जीरो, जीरो इज जीरो वैक्टर। ठीक है, अब ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो इंडिविजुअल रख के देखते हैं हम इसके इक्वल जीरो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -5 प्लस ये वाला ओ सी √2 इक्वल टू जीरो, तो ओ सी कितना आ जाएगा? 5√2 है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर आपसे ओ बी पूछा होता, ये वाला ओ बी पूछा होता, तो कैसे आंसर होता आपका? ये तो ओ सी था, तो आपके पास अब फ्यूचर में क्या हो सकता, हो सकता ओ बी पूछ लिए जाए आपके पास। ये ओ बी, अब देखिए ओ बी पूछा जाता तो ओ बी, ये आपने जीरो के इक्वल रख दिया, ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई √2, यहाँ से ओ सी की वैल्यू रखेंगे तो 5 मीटर, तो ओ बी कितना हो जाएगा? अगर मैं ओ सी की वैल्यू 5√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो 5 मीटर। तो तब कौन सा ऑप्शन हो जाता है? डी, अगर ओ बी पूछा हो। ठीक है, तो ऐसा आपके पास आसान है, वेक्टर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड इफ of a simple pendulum if length of simple pendulum increase by 3%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में आया था। क्या कहा गया? आपसे ये कहा गया कि परसेंटेज में कितना चेंज आएगा टाइम पीरियड के, अगर सरक लोलक की जो लंबाई है सिंपल पेंडुलम, उसको 3% के साथ इंक्रीज कर दिया जाए। मतलब समझिए कि अगर आपके पास कोई सिंपल पेंडुलम हो तो उसकी लेंथ में 3% इंक्रीज कर दिया गया। बोला गया कि तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में कितने परसेंट का चेंज आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर है कि कोई सिंपल पेंडुलम उसकी लेंथ को 3% बढ़ा गया है, तो उसके टाइम पीरियड में कितना परसेंट चेंज होगा। सिंपली हम जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है,
जी इज ए लेंथ, सॉरी एल इज ए लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, जी इज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अब देखिए इस करने के दो मेथड है, सिंपल सी बात है यहाँ से कि हमको प्रोपोर्शनलिटी दिखा रहा है एल पे, हमको चाहिए भी तो ये एल ही है। अब हम बात करेंगे कि अगर जब हमने 3% बढ़ाए, यानी अब हमने कहा कि मान लीजिए 3% लेंथ के बढ़ाने के बाद टाइम पीरियड जो है, क्योंकि एल वन और एल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, तो टाइम पीरियड टी टू हो जाएगा तो एल टू हो जाएगा, और टी वन है तो एल वन है। तो 3% बढ़ी तो मान लीजिए 100 था, मान लीजिए ये 100 था। ठीक है, एल वन जो 3% इंक्रीज करेंगे तो 103 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.01428T1। ठीक है, ये T2 आ जाएगा। अब जब आपके पास परसेंट इंक्रीज है, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1, ओरिजिनल में कितनी थी और इंक्रीमेंट कितना हुआ टाइम पीरियड में, इन 200। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट होके 1.5। ये है लेंथी मेथड। कैसा मेथड है ये, लेंथी मेथड है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था तो ये इतने आसान, इतने यानी एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करना आसान। तो इसके लिए आपके पास एरर एनालिसिस सेकंड मेथड पड़ता है। एरर एनालिसिस में सेकंड मेथड की बात करता हूँ। सेकंड मेथड क्या होता है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का सिंपल ही दे रखा है, 2 पाई टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब देखिए व्हेन लेंथ इज सिंपल पेंडुलम इंक्रीज 3%, अगर लेंथ 3% इंक्रीज हुई तो आप क्या लिखोगे कि एल टू कितना हो जाएगा, एल वन में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, एल वन प्लस 3%, 3/100 एल वन का, तो इतना ही हो जाएगा 103 डिवाइड बाई एल वन, यहाँ पर एल वन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो एल टू माइनस एल वन बाई एल वन, तो ओरिजिनल में कितनी लेंथ हुई, 103 हुई, ओरिजिनल में कितनी थी 100 थी, माइनस 3 बाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, अब देखिए जो एल है आपके पास, ये हमने कर लिया था एल इक्वल टू टी इक्वल टू रूट ऑफ एल। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि यहाँ से ये एरर एनालिसिस के द्वारा ये फॉर्मूला पता कैसे आया, एरर एनालिसिस के, एरर जब आप एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहां पे जो रूट में होता है वो आगे आ जाता है। ठीक है, अंडर रूट डेल एल बाई टी, तो यहाँ से डेल्टा टी बाई टी, ध्यान रखोगे इस फॉर्मूले को। मैं इस फॉर्मूले के बेस पर और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये कैसे आया। ठीक है, ये एरर एनालिसिस में आता है जहां पर परसेंटेज एरर आता है आपके पास, और आपके पास जो जितने भी एरर एनालिसिस में पढ़ते हैं हम लोग ना, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर पढ़ते हैं, तो वहां पर आपके पास आता है कि अगर कोई रूट में है तो वो आगे आ जाएगा। तो ये रूट में है तो रूट आगे आ जाएगा, डेल टी बाई टी इक्वल टू 1/2 डेल एल बाई एल। अब ये डेल एल बाई एल की वैल्यू तो दे रखी है ऑलरेडी 3, तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज दोनों की तरफ परसेंटेज लगेगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है 3/3 है, क्योंकि तो ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, ये तो पूरा इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है इधर, कितना आ जाएगा 3, तो 1.5। तो इस मेथड को आप कर सकते हैं। ये एरर एनालिसिस, एब्सोल्यूट एरर आता है, परसेंटेज एरर आता है, फ्रैक्शनल एरर, वहां पर आप इससे के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, आपके पास स्लाइड है, कोई डाउट होता तो आप पूछ लीजिए। मैं तेज इसलिए चल रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप लोगों की ऑलरेडी जो है, हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो ऑलरेडी आपके पास बहुत क्लियरली और स्लोली पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर देख लीजिए, कुछ नहीं था, टी इक्वल टू अंडर रूट एल था, यहाँ पर एरर एनालिसिस के द्वारा हमने क्या लिया, परसेंटेज एरर एनालिसिस लगा के ये जो पावर में होगा वो आगे आ जाता है। ठीक है, जैसे रूट। तो अभी हम नेक्स्ट कभी किसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब है इसके बेस पे देखिए, ये भी लेक्चरर मेंस 2020 का क्वेश्चन है। और सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी, कोई सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी है, व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस, जब वो अर्थ के सरफेस पर है, अगर वो पृथ्वी की सतह पर है तो उसका टाइम पीरियड T1 है। व्हेन टेकन टू हाइट आर अबव द अर्थ, अगर उसको अर्थ से आर हाइट पर लिया गया, तो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या रेडियस ऑफ अर्थ है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स T2, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है T2, द वैल्यू ऑफ टी T2 बाई T1। सिंपल से क्या कहा कि कोई सिंपल पेंडुलम अर्थ में है तो उसका टाइम पीरियड है T1, उसका टाइम पीरियड कितना है T1। अगर मैं उसको अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाऊं,
ठीक है। अगर मैं उसको अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, आर हाइट पे, कितनी हाइट पे, ध्यान रखना क्वेश्चन में आर हाइट बोला है। तो बताइए कि टाइम पीरियड के, सॉरी, टाइम पीरियड कितना हो जाता है T2, तो बताइए T2 डिवाइड बाई T1 कितना होगा। 1√2, 4 और 2। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एट आर अबव द अर्थ सरफेस, अगर हाइट आर पे हो, जी में कितना वेरिएशन हो जाएगा, जी इक्वल टू जी, जो अर्थ है, जी डैश इक्वल टू जी 1 + h/r। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। आर वो हाइट है जहां एच हाइट पर पूछा, देख रहे हैं हम। ठीक है, ये आपको रिलेशन भी याद होना चाहिए। ठीक है। एच इक्वल टू आर, देखो यहाँ दे रखा है हाइट कितनी, आर दे रखी है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर मैं रखूँ तो वन, ये वन वन हो जाएगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो जी डैश कितना हो गया आपका, G/4 हो गया। सिंपली बात है। अब देखो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा T2, 2 पाई अंडर रूट L/G डैश। जी डैश की जगह कितना, G/4। तो यहाँ पर देख लीजिए G L/G/4। अब ये 4 कहाँ ऊपर चले जाएगा, ऊपर से बाहर आ जाएगा, तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी तो ये सेम इसकी तरह लग रहा है। तो 2T1, देखिए ना, ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा 4, तो रूट से बाहर 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 पाई अंडर रूट G/L क्या बन जाएगा पूरा, क्या बन जाएगा, मैं आपको दिखा शो कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं किया हमने, ये जो नेक्स्ट स्टेप था वो आपके पास ऐसा हो जाना, 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा 4L/G। तो इसको रूट के बाहर लेंगे तो 2 × 2 पाई अंडर रूट L/G। तो ये वाला टर्म तो ऑलरेडी T1 है, तो कितना हो जाएगा 2T1 आ गया। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर होगा वो। ठीक है। ठीक है। तो सिंपली T1/T2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 इज द करेक्ट आंसर, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है, टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। चलिए, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट मेड टू ऑसिलेट ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ, ये ठीक कर लीजिए, मून है यहाँ पर। ठीक है, सरफेस ऑफ मून। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये यहाँ पर है, ये इसको ठीक कर लीजिए, मून, चांद की बात हो रही है। क्या कहा कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट मेड टू ऑसिलेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, अगर वो अर्थ के सरफेस पे ऑसिलेट करता है, तो बताइए उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ऐसा पूछा है। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो सिंपल सी बात है, इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट L/G। नेक्स्ट देखिए, ऑन मून जी इज स्मॉलर देन कंपेयर टू जी डैश, कितना हो जाएगा, जी डैश कंपेयर हो जाएगा, जी के कंपैरिजन में क्या होता है, G/6 होता है ना, उसका कम होता है, तो G/6, मून पे जी की वैल्यू ये होती है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूं, 2T = 2 पाई अंडर रूट L/G डैश, तो यहाँ पर G/6, तो अंडर रूट 6, ये 2, ये तो सिंपल ही वैसे ही बन जाएगा, ये T1 की तरह हो जाएगा, तो √6T1, तो इतना आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो एट अ सरफेस ऑफ मून जी डिक्रीजेस, हेंस टाइम पीरियड इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो एक इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है T = कितना होता है, 1/√रूट, जी यही तो है।
तो जी की मान फिर मून पर क्या होता है, चांद पर डिक्रीज होता है G/6 से। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जिनको पूरा सॉल्यूशन चाहिए था मैंने प्रोवाइड करा दिया। अब है ये भी आपके पास लेक्चरर 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन क्या है हिंदी वालों को बता देता हूं मैं। असंरक्षीय बल का कौन सा बल असंरक्षीय, ठीक है, कौन सा बल असंरक्षीय बल है, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक, इलेक्ट्रिकल और फ्रैक्शनल फोर्स। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, हमको पहले पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। संरक्षी बल क्या होता है, तो संरक्षी बल फिर हमको पता होना चाहिए, कंपैरिजन पता होना चाहिए नॉन कंजर्वेटिव बल का। पहला जो इसमें होता है कि अ फोर्स इज अ कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल। अगर किसी बॉडी में काम किया जा रहा है किसी कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा क्लोज पाथ में, तो वो जीरो होता है। ठीक है, वैसे नॉन कंजर्वेटिव में फोर्स नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ इक्वल टू जीरो। यानी नॉन असंरक्षिबल क्या होता है कि किसी बॉडी में अगर जो है उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है कि अगर किसी बॉडी में किया गया कार्य क्लोज, अगर क्लोज पाथ में है तो किया गया कार्य अगर शून्य नहीं होता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। दूसरा होता है कि अगर आप जो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन बॉडी दैट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द लोकेशन ऑफ द टू पॉइंट्स, यानी टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। यानी ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ वो पोजीशन देखिए, सिर्फ किस पर पोजीशन करेगा। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब वो आपका देखिए, ये इसके इंडिपेंडेंट रहेगा, आपने ये वाला पाथ फॉलो किया या ये वाला पाथ फॉलो किया, ठीक है, या ये वाला ये वन है ये टू है, तो पाथ इंडिपेंडेंट रहता है, सिर्फ इन पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, तो उसको कंजर्वेटिव। बल्कि नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है कि ये इन पोजीशन के अलावा इन पाथ पर भी डिपेंड करता है, तो उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, थर्ड है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है कंजर्वेटिव फोर्स में, कंजर्व रहती है, यानी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब इसके एग्जांपल जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे, देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में देखोगे आप तो क्या होता है, एक बॉडी मास m इधर है, एक बॉडी का मास m2, यानी इधर है m2, तो इनके बीच फोर्स लग रहा है कहीं ना कहीं एक दूसरे से r दूरी पर है। दूसरा क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कुलाम फोर्स की बात होती है तो एक चार्ज Q1 यहाँ होता है, दूसरा Q2 यहाँ होता है, एक दूसरे से r दूरी। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स जितने भी होते हैं ना वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है, जैसे स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है, वैसे ही नॉन कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो जैसे फ्रैक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, यानी घर्षण बल जो हो गया आपके पास, घर्षण बल हो गया आपके पास, और विस्कस फोर्स हो गया। ठीक है, विस्कस फोर्स आप जानते हैं जो द्रव के लेयर के बीच लगता है, वो भी लिक्विड में एक तरह का घर्षण ही बल है। तो घर्षण बल हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, श्यान बल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कौन सा, इलास्टिक फोर्स हो रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल, ये सब इलास्टिक फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपली इसी बेस पर 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो इलेक्ट्रिक, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल, तो विस्कस फोर्स, तो अभी बताया था विस्कस फोर्स, तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज ए विस्कस फोर्स इज ए कंजर्वेटिव।
ठीक है, तो ये 2018 में पूछा गया था आपके लेक्चर कि कौन सा संरक्षी है। तो ये तीनों तो नॉन कांटेक्ट होते हैं। तो दरअसल जो इसमें आते हैं आपके पास, अगर हम इसकी बात करें तो इनको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं इनको? अगर मैं एक नाम लिख दूं यहाँ पर तो ये होते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब, देखो फ्रिक्शन लग रहा है तो ये इसके कांटेक्ट में होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विस्कोसिटी करंट। अब है क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। इन इलास्टिक कॉलिजन बोथ मोमेंटम एंड, पहला ऑप्शन है इन इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व, both momentum and energy not conserved, momentum is conserved but energy is not conserved, momentum is conserved but energy is not conserved। ये लेक्चरर मीन्स 2020 में पूछा गया था। तो हिंदी वालों को बता देता हूं मैं कि इन इलास्टिक जो है कॉलिजन की बात हो रही है। अब जो अप्रत्यास्थ संघट है, यानी, ठीक है, उसमें जो कॉलिजन होता है उसमें क्या होता है? क्या मोमेंटम जो होता है, संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है? दोनों संरक्षित नहीं रहते हैं, मोमेंटम और ऊर्जा। मोमेंटम कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, बस ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम नहीं कंजर्व्ड होता है, एनर्जी कंजर्व्ड होती है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए इलास्टिक और इनइलास्टिक में। इलास्टिक में टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। कॉलिजन तो जानते होंगे आप, दो बॉडी है टकराई तो बिफोर बिफोर और आफ्टर, ठीक है, तो कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद अगर टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल मोमेंटम का मतलब समझ रहे हैं, इनिशियली पी आई हो तो बाद में पी एफ हो, दोनों इक्वल हो। ठीक है, नहीं समझे तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए दो, ये दो थे, ठीक है, ये वन ये टू, और ये टकराए, फिर ये टकराने के बाद ये बन गए मान लीजिए। तो ये था बिफोर वाला, बिफोर कॉलिजन, और ये था आफ्टर कॉलिजन। तो ये क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो कि ये कितना हो, ये किसके इक्वल आ जाए? फाइनल के इक्वल। तो टोटल मोमेंटम अगर कैसा हो आपके पास, कंजर्व्ड हो, और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड हो, फोर्स इसमें कंजर्वेटिव इन्वॉल्व होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, यहाँ नॉट कंजर्व लिख देना। ठीक है, इन इलास्टिक कॉलिजन, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, वो बाय मिस्टेक हो गया। इज नॉट कंजर्व। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन क्रिएट? मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, मैं बता देता हूँ। इलास्टिक में देखोगे ना, तो इलास्टिक में देखना आप, इलास्टिक में मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, और अगर इनइलास्टिक की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। अगर यहां पर मेंशन करें टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मोमेंटम इज, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 आज का। when planets move around the sun, its aerial velocity is constant, linear velocity is constant। बी ऑप्शन है aerial velocity is dependent its position, angular velocity is constant। ये भी 2020 में आ चुका है मेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं केपलर्स लॉ के बाद। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऑल प्लैनेट्स revolve around the sun in elliptical orbit having the sun at one of the focus।
क्या है कि जितने भी ग्रह है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और सन एक फोकस पर होता है। ठीक है, सन एक फोकस पे होता है। ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो इसको ए लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, सेकंड लॉ, लाइन ज्वाइनिंग, जो प्लेनेट से सन की, सन को जोड़ रही लाइन है, अगर मैं इधर से ऐसी लाइंस जोड़ू, मान लीजिए ऐसे इसमें मॉडिफाई कर लेता है। अगर मान लीजिए ऐसे कोई दो लाइन है हमारी, ये देख लीजिए अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है लाइन ज्वाइनिंग द प्लेन आउट, ज्वाइनिंग अ प्लेन आउट इक्वल एरिया इन इक्वल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल। ठीक है, आई थिंक ये जो है थोड़ा सा आई थिंक ये हुआ है कि यहाँ पे, तो जो कितना स्वीप करती है वो इक्वल एरिया, इक्वल जो है इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में स्वीप करती है। ठीक है, ये सेकंड लॉ है। ठीक है, स्वीप, जो ये लाइन जुड़ रही है प्लेनेट्स और सन के बीच में, ये इक्वल समयांतराल में इक्वल एरिया को कवर करती है, स्वीप करती है। तीसरी चीज इसमें ही क्या पढ़ते हैं हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम, एरिया विद टाइम। ठीक है, क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करती है तो मतलब टाइम और इसको का रेशियो कांस्टेंट होगा। भाई अभी मान लीजिए इस टाइम पर इतना कर रही है, तो अगले टाइम पे इतना कर रही होगी, अगले टाइम तो इक्वल एरिया, अगर एरिया और टाइम का रेशियो देखा जाए तो कांस्टेंट होगा। तो ये जो कांस्टेंट रेशियो होता है ये एल, एल बाई टू ट्वाइस एम। एल क्या होता है, आर क्रॉस पी, यानी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसकी ये नहीं, अब क्या है डेल एल, एल अपॉन ट्वाइस एम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, एल इज एंगुलर मोमेंटम। तो अगर ये कांस्टेंट है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज ए कांस्टेंट एज ए एल एंड एम बोथ आर कांस्टेंट, तो ये भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो वी दैट केपलर्स जो है लॉ क्या होता है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कैसी, कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इक्विवेलेंट होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसके केस में कौन सा हो जाएगा, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ए ऑप्शन। अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम, इसको एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, वो कांस्टेंट होता है। तो अगर आपके पास ये कांस्टेंट है तो एल और एम भी कांस्टेंट होगा, तो हम कहेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी क्या करता है, इक्विवेलेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, 2018 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि केपलर सेकंड लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। तो अब ये भी बताया हमने पिछले लास्ट स्लाइड में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। केपलर का जो सेकंड लॉ है वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, किसकी परिकल्पना है, तो किसकी है वो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रखते इतना, नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक आप इसको लाइक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम और वीडियोस भी लेके आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू।